गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू दोस्तों। आप सभी का एम के शाहू क्लासेस में स्वागत है। आज की जो वीडियो है दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि वैदिक काल से संबंधित है। और वैदिक काल से संबंधित जितने भी वन लाइनर आपके एनसीईआरटी सार संग्रह से बन रहे हैं दोस्तों, वो सारी चीज को इसमें कवर किए गए हैं। और ये प्राचीन भारत के इतिहास का ये चौथा लेक्चर है, वैदिक काल। दोस्तों एक ही जगह आपको सारी चीजें, सारे पॉइंटर, सारे वन लाइनर एनसीईआरटी सार संग्रह 6 to 12 मिल जाएंगे। और ये सभी एग्जामों के लिए दोस्तों इम्पोर्टेंट है। लाइक है, चाहे वो यूपीपी हो, आरओ हो, या ओपीपीसीएस हो, या बीपीएससी का जो एग्जाम दे रहे हैं लोग उनके लिए, या एसएससी हो, या एमपीपीसीएस हो, या अदर किसी भी स्टेट के लिए, ऑल ओवर इंडिया में सभी जगह जो है आपका एनसीईआरटी से आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो वैदिक काल से संबंधित जो भी पॉइंटर हैं उन लोगों को हम लोग देखते हैं। और ये दोस्तों चैनल पे पहली बार है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और इससे पहले कि अगर देखा जाए तो एनसीईआरटी हमारा सारा कुछ कवर है, खाली हिस्ट्री बचा हुआ है। चाहे वो आपका इंडियन ज्योग्राफी हो एनसीईआरटी, या आपका एनसीईआरटी सार संग्रह आपका वन लाइनर वर्ल्ड ज्योग्राफी हो, या पर्यावरण या पारिस्थितिकी हो, या जो है आपका कह लीजिए जो है साइंस हो। साइंस में तीनों पार्ट कंप्लीट हो गए हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के एनसीईआरटी वन लाइनर कंप्लीट हो गया। सबकी दोस्तों प्लेलिस्ट बनी हुई है, चाहे तो आप प्लेलिस्ट में जा करके लेक्चर बाय लेक्चर, चैप्टर बाय चैप्टर देख सकते हैं। तो देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और इसमें दोस्तों हम लोग पॉइंट वाइज देखते हैं। पहला पॉइंट कह रहा है कि वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है दोस्तों। तो वेद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान, नॉलेज। यानी जो ज्ञानी होते हैं तो जो अपना ज्ञान के माध्यम से वेदों को लिखा भी गया है। और वेद का रियल में शाब्दिक अर्थ जो है वो ज्ञान है, नॉलेज। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि सर्वाधिक जो प्राचीन वेद है दोस्तों, कई बार विभिन्न एग्जामों में पूछा गया है। तो जब सबसे प्राचीन वेद या सबसे पुराना वेद वो आपका ऋग्वेद है। आर शब्द किसको इंगित करता है। तो आर शब्द दोस्तों श्रेष्ठ व्यक्ति या कुलीन, कहीं कहीं लिखा रहता है तो कुलीन व्यक्तियों को जो है इंगित करता है। आर का मतलब ही होता है श्रेष्ठ। अगला पॉइंट कह रहा है कि ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं और कितने सूक्त हैं। तो ऋग्वेद में दोस्तों 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं। त्रय नाम किसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो त्रय दोस्तों 3 वेदों के लिए प्रयोग किया जाता है, और वो 3 वेद हैं। पहला आपका ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। सामवेद को दोस्तों संगीत का वेद के नाम से भी जाना जाता है, और ये कई बार पूछे गए हैं क्वेश्चन। और ये भी पूछा गया है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो ऋग्वेद है, कई बार क्वेश्चन बने हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि यज्ञ संबंधी जो विधि विधानों की जो जानकारी है वो किस वेद से प्राप्त होती है। तो यज्ञ संबंधी विधि विधानों की जो जानकारी है वो दोस्तों यजुर्वेद से प्राप्त होती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि 4 वेदों में से किस एक में जादू टोने एवं वशीकरण का वर्णन किया गया। तो जादू टोने और वशीकरण का जो वर्णन है वो दोस्तों अथर्ववेद में किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कह रहा है उपनिषद किस परंपरा पर आधारित है। तो उपनिषद दोस्तों भारतीय दर्शन परंपरा पर आधारित है। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल है जो पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है। कई बार क्वेश्चन ये बना हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो ऋग्वेद का जो है 9वां मंडल दोस्तों, ध्यान रखिएगा, 9वां मंडल जो कि सोम देवता को समर्पित है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि अध्यात्म ज्ञान से संबंधित जो नचिकेता है और यम, यानी नचिकेता और यम का जो संवाद है वह किस उपनिषद से प्राप्त होता है। तो वो दोस्तों प्राप्त होता है कठोपनिषद से। बहुत बार ये क्वेश्चन आपका बना हुआ है, चाहे वो वनडे एग्जाम हो या आपका प्री मेंस जहां हो रहा है वहां के लिए। ये दोस्तों जितने भी पॉइंट हैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, और यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते ही बनते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि उपनिषद काल के जो राजा थे अश्वपति, वो किस स्थान के शासक थे, ये आपको बताना है। तो उपनिषद काल के जो राजा अश्वपति थे वो दोस्तों केकय के जो है शासक थे। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा कि मोक्ष प्राप्ति के जो साधन हैं की चर्चा किस वैदिक साहित्य में की गई है।
तो मोक्ष प्राप्ति की जो चर्चा है या मोक्ष प्राप्ति के जो साधन है, इसकी चर्चा दोस्तों उपनिषद में की गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इन्हें आप लोग जो है देखिए। अगर एक बार में कंप्लीट हो जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर एक बार में याद नहीं हो पा रहा है तो एक बार और रिवाइज करके आप देख सकते हैं, जिससे कि आपका जो है जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर वाइज जो है आपको एमसीक्यू देंगे, जिससे कि आप पहले वन लाइनर देख लें और फिर चैप्टर वाइज जब एमसीक्यू करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़े। अगला पॉइंट कह रहा है कि वैदिक नदी। वैदिक नदी दोस्तों अश्किनी। अश्किनी की पहचान किस नदी के रूप में की जाती है? तो अश्किनी की जो पहचान है वो चिनाब नदी के रूप में की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि आरंभिक वैदिक जो साहित्य है में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन सी है? तो वो दोस्तों सिंधु नदी है। यानी जो वैदिक साहित्य में सबसे अधिक बार वर्णन जिस नदी का मिलता है वो नदी का नाम है सिंधु नदी। आगे हम लोग देखते हैं कि वैदिक काल में जो प्रयुक्त प्रमुख शब्द थे कौन कौन थे, उन्हें देखते हैं कि आधुनिक काल में और प्राचीन नाम क्या था। जैसे गाय का प्राचीन नाम अघन्या अर्थात जिसका वध ना हो, प्राचीन नाम में अघन्या के नाम से जाना जाता गाय को। राजा को प्राचीन नाम में गोपा के नाम से जाना जाता था। गोपा पूछा गया है कि गोपा का आधुनिक नाम राजा है और यह राजा का प्राचीन नाम क्या था? गोपा। अतिथ का जो है प्राचीन नाम गोहता या गोहन के नाम से जाना जाता था। धनी व्यक्ति का प्राचीन नाम गोमत है। युद्ध का प्राचीन नाम है गविष्ठ, गेशु या गम। और पुत्री का जो है आपका प्राचीन नाम क्या है? तो पुत्री का जो प्राचीन नाम है वो दुहिता के नाम से जाना जाता था। अनाज का प्राचीन नाम था धान्य। मरुस्थल का प्राचीन नाम धनु और उपजाऊ भूमि का प्राचीन नाम उर्वरा था। पशुचारण योग जो भूमि थी यानी पशुओं को चराने योग्य जो भूमि थी उसका प्राचीन नाम सिल्ल था, वो खिल्ल था। और हाल से यानी हल से बनी जो नालियां होती थी उसका प्राचीन नाम सीता के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों यहाँ क्वेश्चन बना है कि सीता से क्या तात्पर्य है, सीता किसे कहते हैं? तो हल से जो बनी नालियां होती थी उसे सीता के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, कौन सा वेद ऋग्वेद पर आधारित संगीतमय ऋचाओं का संकलन है? यानी संगीत जो है संगीत ऋचाओं का संकलन किया गया है किस वेद में? तो वो दोस्तों वो वेद है सामवेद। सामवेद को संगीत का शास्त्र भी कहा जाता है। और अगला है कि वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था का सबसे पहले यानी सर्वप्रथम विवरण कहाँ से प्राप्त होता है? तो वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम जो विवरण है वह दोस्तों ऋग्वेद के 10वें मंडल से प्राप्त होता है। ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है उसमें वर्ण व्यवस्था के बारे में चर्चा की गई है। अगला है पूर्व वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल में किन दो संस्थाओं का राजा पर नियंत्रण होता था? तो पूर्व वैदिक काल में एक तो सभा और समिति, ये दो संस्थाएं थी, सभा और समिति, इन पर जो है राजा का नियंत्रण होता था। और ये कब की बात है? पूर्व वैदिक काल यानी वैदिक काल से पूर्व की जो है घटना है। इसमें सभा और समिति नामक दो संस्थाओं पर राजा का नियंत्रण होता था। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कि वैदिक देवताओं का जो पुरोहित होता था वो किसे माना जाता है? तो वैदिक देवताओं के पुरोहित को बृहस्पति के नाम से जाना जाता है दोस्तों। और नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि ऋग वैदिक काल में निष्क निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में इसका प्रयोग किस वस्त्र के लिए किया जाने लगा है? तो निष्क का जो है परवर्ती काल में दोस्तों सिक्के के लिए किया जाने लगा है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ये पॉइंट पूछे गए हैं। अगला कह रहा है कि पुरुष मेघ प्रथा, पुरुष मेध जो है प्रथा का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो पुरुष मेध प्रथा का जो उल्लेख है वो शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में मिलता है, ध्यान रखिएगा। अगला जो है आगे हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि वेद दिया हुआ है और ब्राह्मण दिया हुआ है, सूक्त दिया हुआ है, उपनिषद दिया हुआ है, आरण्यक दिया हुआ है, अध्येता दिया हुआ है, उपवेद दिया हुआ है। तो देखिए ऋग्वेद, पहले वेद देख लेते हैं। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। पूछ सकता है कि कितने वेद होते हैं? तो 4 वेद होते हैं। अब ऋग्वेद के ब्राह्मण को क्या कहा जाता है? तो कौत्सकी या एथरेन। यजुर्वेद के ब्राह्मण को तैत्तिरीय और शतपथ। सामवेद के ब्राह्मण को जो है पंचविश
पंचविश, साथ ही साथ इसे तांड ब्राह्मण भी कहते हैं। और अथर्ववेद के जो ब्राह्मण हैं उनको गोपत के नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद में 1028 मंत्र हैं। यजुर्वेद में यहाँ कोई भी मेंशन नहीं है। सामवेद में 1875 मंत्र हैं। अथर्ववेद में जो है 6000 मंत्र हैं। उपनिषद की बात करें तो ऋग्वेद में कौत्स्की और ऐतरेय उपनिषद हैं, और यजुर्वेद में तैत्तिरीय कट और श्वेताश्वर, ईश और बृहद दारण्य और मत्राणी, ये जो है आपके यजुर्वेद के उपनिषद हैं। और सामवेद के उपनिषद हैं केन, छंदोग्य, ये उपनिषद हैं। और अथर्ववेद के जो उपनिषद हैं वो मांड्यूक, प्रश्न, मुंडक, ये उपनिषद हैं। अरण्यक की बात करें तो ऋग्वेद में ऐतरेय कौशिकी अरण्यक है, तैत्तिरीय बृहद दारण्यक और शतपथ अरण्यक है, और सामवेद में जैमिनीय और छंदोग जो है अरण्यक है। अध्येता की बात करें दोस्तों, अध्येता कई बार पूछा गया है, तो ये ध्यान रखिएगा कि ऋग्वेद के अध्ययन करने वाले को अध्येता को क्या कहते हैं? होत्री के नाम से जाना जाता है। यजुर्वेद के जो है अध्येता को अथर्वी, और सामवेद के अध्येता को उद्गाता, और अथर्ववेद के जो है अध्येता को ब्रह्मा के नाम से जाना जाता है। उपवेद की बात करें तो ऋग्वेद का जो है उपवेद है आयुर्वेद, और यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद, और सामवेद का उपवेद है गंधर्व वेद, और अथर्ववेद का उपवेद है शिल्प वेद। तो ये रहा जो है वेद से संबंधित ब्राह्मण, सूक्त, उपनिषद, अरण्यक, अध्येता और उपवेद। अब हम लोग नीचे एक पॉइंट दिया हुआ कह रहा है कि पारसियों के ग्रंथ, जो पारसी के ग्रंथ हैं उन्हें जिंद अवेस्ता के नाम से जाना जाता है, जिसे अहुर मजदा का वर्णन मिलता है जिसमें, और ये असुरों का कौन था? देवता था। तो ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन यहां से बने हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि अगला जो पॉइंट है वो ये कह रहा है कि ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना किस अभिलेख से प्राप्त होती है? यानी जो आर्य सबसे पहले भारत में आए तो ये कहां से आए? ये ईरान से आए, और इस अभिलेख जो इसकी सूचना है वो किस अभिलेख से प्राप्त होती है? तो ये दोस्तों बोगस कोई अभिलेख से इसकी सूचना मिलती है कि आर्य सबसे पहले भारत ईरान से होकर के आए। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि उत्तर वैदिक काल में किस क्षेत्र को आर्य संस्कृति की धुरी समझा जाता है? तो उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति की जो धुरी समझा जाता है वो अंग एवं मगध को समझा जाता है। नेक्स्ट है गोत्र। गोत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस काल में हुआ था? तो गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ऋग्वेद काल में हुआ था। आगे हम लोग देखते हैं, और आगे ये कह रहा है कि ऋग्वेद संहिता में दूसरे से सातवें मंडल तक सर्वाधिक प्राचीन माने जाते हैं, यानी दूसरे मंडल से सातवें मंडल तक सबसे ज्यादा प्राचीन माने जाते हैं। इन्हें गोत्र मंडल के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट करा कि ऋग्वेद काल में जनता का जो विश्वास है वो किसमें था? तो ऋग्वेद काल में जनता का विश्वास बलि एवं कर्मकांड में था। अगला पॉइंट करा कि प्रसिद्ध दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो जो दशराज का युद्ध है वो दोस्तों परशुड़ी नदी के तट पर लड़ा गया था, जिसका वर्तमान नाम रावी नदी है। ये कई बार क्वेश्चन बना हुआ है, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि दशराज युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य स्रोत क्या था? तो आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य स्रोत था पशुपालन एवं कृषि कार्य करना था। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि ऋग्वेद में उल्लिखित जो यव था, यव शब्द किस कृषि उत्पाद के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो ऋग्वेद में जो उल्लिखित यव शब्द था ये दोस्तों जौ के लिए प्रयोग किया जाता था, जो कि सबसे पहला जो अनाज की उत्पत्ति जो मानी जाती है वो भी जौ है, और ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द जो है एक कृषि उत्पाद था, और उसके कृषि उत्पाद का नाम है जौ। अगला पॉइंट कह रहा है कि वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली का क्या नाम था? तो वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय जो शासन प्रणाली थी उसका नाम था वंशानुगत राजतंत्र प्रणाली। अगला पॉइंट कह रहा है कि आयुर्वेद
अर्थात जीवन का विज्ञान, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है? तो ये दोस्तों मिलता है अथर्ववेद में। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सबसे पहले अथर्ववेद में प्राप्त हुआ है। आगे हम लोग देखते हैं और अगला पॉइंट कह रहा कि अथर्ववेद में सभा और शमित को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। अथर्ववेद में ही सभा और शमिति जो दो सभाएं थी उनको प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये मिलता है ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार ये विभिन्न एग्जामों में पूछा गया है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि ऋग्वेद में किसको युद्ध का देवता समझा जाता था? तो ऋग्वेद में इंद्र को युद्ध का देवता समझा जाता था। और अगला पॉइंट है कि पूर्व वैदिक आर्यों का सबसे सर्वाधिक जो लोकप्रिय देवता था, यानी पूर्व वैदिक आर्य का सबसे लोकप्रिय जो देवता थे वो कौन थे? तो वो दोस्तों इंद्र थे। इंद्र सबसे ज्यादा जो है वैदिक काल के लोकप्रिय देवता थे। अगला पॉइंट कह रहा है कि गायत्री मंत्र की रचना किसने की? तो गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की। नेक्स्ट है कि श्रीमद् भागवत गीता मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई? तो श्रीमद् भागवत गीता मूल रूप से संस्कृत भाषा में लिखी गई। अगला पॉइंट है कि सत्यमेव जयते शब्द किस ग्रंथ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते शब्द मुंडकोपनिषद से लिया गया है। मुंडकोपनिषद कई बार यहाँ से क्वेश्चन बना है विभिन्न एग्जामों में, देखिए। अगला कह रहा है कि ऋग्वैदिक जो नदियां हैं उनके बारे में हम लोग देखते हैं कि ऋग्वैदिक काल की जो नदियां हैं प्राचीन नाम उनका क्या था और आधुनिक नाम क्या है। जैसे वितस्ता का आधुनिक नाम झेलम है, विपाशा का आधुनिक नाम व्यास है, और द्रुष्दती या द्रुष्दती का जो आधुनिक नाम है घग्घर है, और कुंभू का आधुनिक नाम कुर्रम है, और कुंभा का आधुनिक नाम काबुल है, शदानीरा का आधुनिक नाम गंडक है। यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन मैचिंग वाले बनते हैं और वन लाइनर भी बन सकते हैं। अगला है कि शदानीरा का आधुनिक नाम जो है शदानीरा का आधुनिक नाम है गंडक, अस्किनी का आधुनिक नाम है चिनाब, और इसी के साथ शतुद्री का आधुनिक नाम है सतलज, गोमल का आधुनिक नाम है गोमती, और सिंधु का आधुनिक नाम है सिंध। इसी के साथ और कुछ नदियां दी हुई देखते हैं कि सरस्वती का आधुनिक नाम है घग्घर, और सुषोमा का आधुनिक नाम है सोहन, और स्वास्थ्य का आधुनिक नाम है स्वाद। आगे ऋग्वेद की जो मूल लिपि है वो क्या थी? तो ऋग्वेद की मूल लिपि दोस्तों ब्राह्मणी थी। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, कह रहा जीविकोपार्जन है जो वेदांग थे, वेदांग को पढ़ाने वाला जो अध्यापक था उन्हें क्या कहा जाता था? तो उन्हें उपाध्याय कहा जाता था। यानी जीविकोपार्जन के लिए, अपनी जीवन यापन करने के लिए जो वेदांगों को पढ़ाते थे और ऐसे पढ़ाने वाले अध्यापक को उपाध्याय के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि राजा की उत्पत्ति का जो सिद्धांत है वो किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है? तो राजा की उत्पत्ति का जो सिद्धांत है वो दोस्तों ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो ये दोस्तों ज्यामिति से संबंधित पुस्तक है, बहुत बार ये पूछा गया, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि अष्टोमा शतगमय वाक्यांश कहाँ से लिया गया है? तो अष्टोमा शतगमय दोस्तों ये लिया गया है बृहदारण्यक उपनिषद से। बृहदारण्यक उपनिषद से जो है अष्टोमा शतगमय लिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो चरक दोस्तों चिकित्सा से संबंधित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार ये विभिन्न एग्जामों में देखने को मिला है। और अगला है कह रहा है कि याज्ञवल्क्य गार्गी जो संवाद है का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का जो उल्लेख है वो बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि वैदिक काल में लंबे समय तक अविवाहित रहने वाली जो कन्या थी उसको क्या कहा जाता था? तो वैदिक काल में लंबे समय तक अविवाहित रहने वाली कन्या को अमाजु के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि वैदिक काल में जो द्विज है, द्विज श्रेणी में कौन शामिल थे? तो वैदिक काल में द्विज श्रेणी में शामिल थे ब्राह्मण, शामिल थे क्षत्रिय और शामिल थे वैश्य। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से बना है, कई बार बना है क्वेश्चन। आगे हम लोग देखते हैं कि वैदिक काल में दोस्तों, वैदिक काल से कुछ और पॉइंट वाइज जो है हम लोग देखते हैं फास्ट रिवीजन के साथ। कह रहा है कि वैदिक कर्म कांड में होता
होता का जो संबंध है वो किससे है, तो वो दोस्तों ऋग्वेद से है। अगला है गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है, तो गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध जो मंत्र है वो दोस्तों ऋग्वेद में मिलता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि वह वैदिक ग्रंथ जिसमें वर्ण शब्द का सबसे पहले नामोल्लेख मिलता है वो है आपका ऋग्वेद। इसी के साथ वेदों की संख्या दोस्तों सबको पता है 4 वेद 18 पुराण, और अगला है 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया या वशीकरण का वर्णन है, तो ये है अथर्ववेद में है। साथ ही साथ आर शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक जो वर्णित नदी थी वो सिंधु थी। कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी, तो वो दोस्तों था लोपामुद्रा। लोपामुद्रा जो है ये ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की। अगला पॉइंट कह रहा है कि कौन सी प्रथा जो है चतुष्टय वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई, तो ये है ब्राह्मण और गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास। तो ये 4 आश्रम थे आपके। आगे हम लोग देखते हैं कि अगला पॉइंट कह रहा है कि ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है, तो वो दोस्तों है कुंभा और कुर्मु। वैदिक काल में किस जो है जानवरी को अघन्या माना गया है, यानी किस जानवरी ने जानवर को अघन्या माना गया, तो वो दोस्तों है गाय। आर्य शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो श्रेष्ठ होता है। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से संबंधित है। ऋग्वेद की जो मूल लिपि थी वो दोस्तों ब्राह्मणी थी। और आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का जो संवाद है वो किस उपनिषद से प्राप्त होता है, कठोपनिषद उपनिषद से। अगला है उपनिषद काल में जो राजा अशुपति शासक थे कहाँ के थे, तो कैकेयी के थे। और नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, तो ये सामवेद है। सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो ये दोस्तों ऋग्वेद है। और आयुर्वेद अथवा जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है, तो ये अथर्ववेद में मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि ऋग्वेद काल में जनता मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी, तो ऋग्वेद काल में जो जनता विश्वास करती थी वो बलि और कर्मकांड पर विश्वास करती थी। नेक्स्ट पॉइंट है कि सर्वाधिक ऋग्वैदिक जो सूक्त समर्पित हैं वो दोस्तों इंद्र देवता को समर्पित है। किस वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है, तो उपनिषद में मोक्ष की चर्चा मिलती है। गोत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था ऋग्वेद में। ऋग्वेद में सबसे पहले गोत्र शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला है उपनिषद की कुल जो है उपनिषद का मुख्य विषय क्या है, तो उपनिषद का मुख्य विषय दर्शन पर आधारित है उपनिषद। अगला है क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का जो अर्थ है वह एक उत्तम व्यक्ति है। और किसमें पुनर्विवाह वर्जित है, तो मनुस्मृति में पुनर्विवाह जो है वर्जित है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की, तो गायत्री मंत्र की रचना दोस्तों विश्वामित्र ने की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में देखने को मिला है क्वेश्चन। अगला कह रहा भारत के राज चिन्ह पर अंकित जो शब्द है सत्यमेव जयते, ये किस पुस्तक से लिया गया है, तो ये लिया गया है मुंडक उपनिषद से। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि ऋग्वेद संहिता का जो नवा मंडल है वह पूर्णतः किसको समर्पित है, तो नवा मंडल सोम और पे पर जो है नामांकित देवता को समर्पित है। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। और अगला पॉइंट कह रहा है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है, तो नवा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का जो युद्ध है किस नदी पर लड़ा गया, तो परशुनी नदी पर। वैदिक युग में प्राचीनतम लोकप्रिय जो शासन प्रणाली थी वो वंश परंपरा राजतंत्र जो है शासन प्रणाली थी। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिलती है उससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी जो मेसोपोटामिया के मध्य व्यापारिक जो संबंध थे, तो वो दोस्तों जो आकृति है वो बैल की है। अगला है वैदिक युगीन जो सभ्यता थी वो राजा के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी। और नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि यज्ञ संबंधी जो विधि विधान है उनका पता चलता है, तो यज्ञ संबंधी विधि विधान का पता यजुर्वेद में चलता है। और किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है, तो देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है दोस्तों छंदोग उपनिषद में। और इसके साथ साथ परीक्षा प्रयोगी साथ संक्षेप देख लेते हैं। कह रहा आखेटक खाद्य संग्राहक गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश धूप हवा से राहत मिलती थी।
अगला पॉइंट कह रहा है कि घास वाले मैदानों का विकास हुआ था, तो 12,000 साल पहले घास वाले मैदानों का विकास हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है कह रहा है भारतीय उपमहाद्वीप में 20 लाख वर्ष पहले आरंभिक मानव रहा करते थे। आज हम उन्हें जो है जानते हैं, तो आज हम उन्हें शिकारी खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, और अगला पॉइंट कह रहा है कि भीमबेटका दोस्तों बहुत बार पूछा गया है, और हुशंगी योम कुरनूल जो गुफाएं हैं, ये भारत में ऐसे पुरा स्थल जो है जहां पर शिकारी खाद्य संग्राहक के होने के प्रमाण मिलते हैं। तो भीमबेटका की जो गुफाएं कहाँ है दोस्तों, मध्य प्रदेश राज्य में है। लगभग 12,000 साल पहले जिस काल में पर्यावरणीय जो है बदलाव आए तथा घास के मैदान बने, और वो था मध्यपाषाण युग। मध्यपाषाण युग के समय में पर्यावरणीय बदलाव तथा घास के मैदान बने। अगला पॉइंट कह रहा है कि वह युग जिसमें आरंभिक मानव खेती की शुरुआत कर भोजन जो है भोजन उत्पादक बना, तो वो था नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में कृषि का विकास हुआ। अगला पॉइंट कह रहा है कि कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं और जौ आते हैं। इसी तरह सबसे पहले जो पालतू जानवर में कुत्ते के बाद कौन सा जानवर आता है, तो कुत्ते के बाद जो है मानव ने भेड़ और बकरी पालना प्रारंभ किया। इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कोल्डहिवा पुरास्थल से चावल जानवरों की हड्डियों के टुकड़े प्राप्त हुए हैं। ये पुरास्थल आधुनिक उत्तर प्रदेश में है। और नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि वह पुरास्थल जिसमें राख के अवशेष मिले हैं, तो दोस्तों कुरनूल गुफा में राख के अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट है कि जहां लोग पत्थर से औजार बनाते थे, उन स्थलों को क्या कहा जाता है, उन स्थलों को उद्योग स्थल के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट है कि वह सभ्यता जिसमें बड़ी बड़ी सड़कों का जाल बिछा हुआ था और मुख्य सड़कें समकोण पर काटती थी, तो वो दोस्तों था सैंधव सभ्यता अर्थात सिंधु घाटी की सभ्यता। अगला पॉइंट कह रहा है कि वह सभ्यता जिसमें संपूर्ण नगर में छोटी और बड़ी नालियों का जाल बिछा हुआ है, ये भी सैंधव सभ्यता। अगला है कि नगर में नागरिकों के आवासीय गृह सड़क के दोनों ओर एक सुनियोजित प्रणाली के आधार पर बनाए जाते थे, तो सैंधव सभ्यता बनाए जाते थे। अगला है कि अनार के प्रयोग के साक्ष्य नहीं मिले हैं। कहाँ से नहीं मिले हैं, तो सैंधव सभ्यता से अनार के साक्ष्य के प्रयोग नहीं मिले। नेक्स्ट पॉइंट है कि वह हड़प्पा कालीन पुरास्थल जो हरियाणा में स्थित है, तो राखीगढ़ी और हड़प्पा कालीन पुरास्थल लोथल से कई मुद्रा और मुद्रांकन का मुहर बंदी मिले हैं, जिनको संभवतः गीली मिट्टी पर दबाने से बनी उनकी छाप द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, और लास्ट पॉइंट भी है। तो नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि वह सभ्यता जिसके भग्नावशेषों से पता चलता है कि शहरों के लोग विलासितापूर्ण जीवन जीते थे, तो ये दोस्तों सैंधव सभ्यता से। मात्र जो प्रधान समाज था वो सैंधव सभ्यता में था, और भिन्न भिन्न वर्गों का जो अस्तित्व था वो भी सैंधव सभ्यता में था। नेक्स्ट पॉइंट करा कि मेहरगढ़ के कागज की खेती, मेहरगढ़ में कपास की खेती की जो शुरुआत हुई लगभग 8,000 साल पहले की गई। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में जुटे हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से मिले हैं, कालीबंगा से। और सिंधु घाटी की लिपि की सूचना प्राप्त होती है, ये दोस्तों मोहरों से प्राप्त होती है। अगला है हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में घोड़ों के अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो घोड़ों के जो अवशेष मिले हैं वो सुरकोटदा से मिले हुए हैं। कई बार ये सुरकोटदा पूछा गया है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि हड़प्पा कालीन पुरा स्थल धौला वीरा और देशलपुर एवं सुरकोटदा स्थित है। ये कहाँ स्थित है, गुजरात में स्थित है। वह सभ्यता जिसमें कृषक, शिल्पकार, मजदूर, सामान्य लोग थे तथा चिकित्सक, पुरोहित, अधिकारी शामिल शिक्षित वर्ग थे, और वो था हड़प्पा सभ्यता। अगला पॉइंट करा कि लोग सूती और ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। कब करते थे, हड़प्पा सभ्यता काल में इसका प्रयोग होता था। अगला है हड़प्पा के जो श्रमिक बस्तियों के अवशेष यहाँ संकेत देते हैं, तो क्या संकेत देते हैं, दास प्रथा का संकेत देते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता मानव इतिहास की जिस काल से संबंधित है, और वो काल है ऐतिहासिक काल। प्रसिद्ध पशुपत की जो मोहर मिली है वो दोस्तों मोहनजोदड़ो से मिली है। अगला है सिंधु घाटी के तट पर जो स्थित है
वो मोहनजोदड़ो स्थित है। घग्गर नदी के तट पर स्थित है कालीबंगा, और हिंडन नदी के तट पर स्थित है आलमगीरपुर। हड़प्पा के नगरों के जो है अंत की शुरुआत हुई है लगभग 3900 साल पहले। नेक्स्ट है हड़प्पा के नगरों के अंत की जो वजह थी वह थी प्राकृतिक आपदाएं। वह संस्कृति जिसके लिए लोग मानव, पशु तथा वृक्ष तीनों रूपों में भगवान की उपासना करते थे, तो वो थे हड़प्पा संस्कृति। हड़प्पा संस्कृति। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि मनुष्य ने कुछ क्षेत्रों में लगभग 8000 वर्ष पहले गांव में रहना प्रारंभ किया। वह क्षेत्र थे सुलेमान तथा किरथर पहाड़ियां। अगला पॉइंट है कि आखेटक खाद्य संग्राहक के एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर घूमते रहने का क्या कारण था? तो एक स्थान पर रहने से संसाधनों की कमी हो जाती थी। अगला है कि मानव इतिहास में सबसे लंबा जो काल है या युग है वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों पुरापाषाण काल या युग। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि यहाँ भरना है में प्राचीन शैल जो चित्रकला मिली है वो दोस्तों मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जो है में प्राचीन शैल चित्रकला मिली हुई है। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, और अगला पॉइंट कह रहा है कि हड़प्पा का जो स्थल है वो नहीं है। तो चिरांद जो है हड़प्पा का स्थल नहीं है। चिरांद जहां अनाज और पालतू पशुओं के प्रमाण साक्ष्य पाए गए हैं। वर्तमान में चिरांद कहाँ स्थित है? तो ये बिहार में स्थित है। अगला है कोलडीवा, जहां अनाज और पालतू पशुओं के प्रमाण साक्ष्य पाए गए हैं। वर्तमान में कहाँ स्थित है कोलडीवा? तो ये कोलडीवा दोस्तों उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला पॉइंट कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का जो है बंदरगाह एवं व्यापारिक जो केंद्र था वो था आपका लोथल, जो कि गुजरात में है। मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका है एक पुरापाषाणिक पुरा स्थल। अगला पॉइंट है कि वह स्थान जहां पर मृतक को प्राय उत्तर की ओर सिर करके दफनाया जाता है, उसे कहाँ दफनाया गया? तो दफनाया जाता था, तो ये इनाम गांव में दफनाया जाता था। नेक्स्ट है पुरापाषाण जो स्थल है वो भीमबेटका को कहा गया है। इतिहास के संदर्भ में सही कालक्रम अगर आपको सुमेलित करना है तो सबसे पहले पैलियोलिथिक युग, फिर माइकोलिथिक, उसके बाद नियोलिथिक, फिर मेगालिथिक। ये दोस्तों मैचिंग में आ सकता है, और मैचिंग में एक बार पीछे में पूछा भी गया है। अगला पॉइंट कह रहा है कि चावल का कृषिगत उत्पादन सबसे पहले हुआ था, कहाँ हुआ था? तो दक्षिण एशिया में सबसे पहले हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारत में द्वितीय नगरीकरण, भारत में दूसरे नगरीकरण जो कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ, परंतु पहला जो नगरीकरण हुआ वो 2500 ईसा पूर्व में हुआ। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, और अगला पॉइंट कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो दोस्तों चित्रात्मक या आवाचनीय है। हड़प्पा के लोग प्रयोग करना नहीं जानते थे इसका लोहे का। हड़प्पा सभ्यता का जो संबंध है वो बेबीलोनियों की जो है बेबीलोनिया जो कि विदेशी सभ्यता से संबंधित है। अगला है सिंध सभ्यता का वह स्थान जिसकी खुदाई सबसे पहले की गई, तो वो आपका है हड़प्पा। अगला है कि लगभग 3900 वर्ष पूर्व आरंभिक नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो कई कारणों से समाप्ति की कगार पर आने लगे हैं, और उन कारणों में एक कारण है कि जंगल के विनाश और बाढ़ के कारण नष्ट हुए नगर नष्ट हुए। आगे हम लोग देखते हैं, और अगला पॉइंट कह रहा है कि वह हड़प्पा कालीन जो है इमारत जिसको सर जॉन मार्शल ने विश्व का एक अद्भुत निर्माण कहा, और वो है बृहद स्नानागार। अगला पॉइंट कह रहा है कि वो सैंधव स्थल जहां से अग्निकुंड की साक्ष्य मिले हैं, तो अग्निकुंड के जो साक्ष्य मिले हैं वो दोस्तों कालीबंगा से मिले हैं। नेक्स्ट है आर्य शब्द से जो अर्थ है या तात्पर्य है वो है श्रेष्ठ या उच्च कुल में जन्मा। अगला है कि वैदिक सभ्यता का नाम ऐसा इसलिए पड़ा क्योंकि वेद इस काल की जानकारी का जो है प्रमुख स्रोत थी, इसलिए इस काल को वैदिक काल का नाम दिया गया। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, कह रहा सबसे प्राचीन वेद, तो आपका सबसे प्राचीन ऋग्वेद है, और ऋग्वेदों की संख्या यानी ऋग्वेद की जो रचना है, ऋग्वेद की रचना में 3500 साल पहले की रचना है। विश्व का प्रथम जो प्रमाणिक ग्रंथ है वो दोस्तों ऋग्वेद है। ऋग्वेद विभक्त है, 10 मंडलों में विभाजित किया गया है। अष्टोम सतगमय वाक्य जो है लिया गया है, ये बृहद
बृहदारण्यक उपनिषद से दोस्तों ये अष्टोमा शतक में लिया गया है। अगला पॉइंट कह रहा है कि वह ग्रंथ जिसकी भाषा गद्यात्मक एवं पद्यात्मक दोनों में हो उसे क्या कहते हैं, तो उसे यजुर्वेद के नाम से जानते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि जंगलों में ऋषियों के द्वारा जो की जाती है उसे अरण्य की रचना माना जाता है। अगला है कि ऋग वैदिक काल में सबसे जो पवित्र नदी थी वो दोस्तों सरस्वती थी। अगला है श्रेष्ठ एवं अविभाज्य लोगों की जो संख्या थी वो सभा के नाम से जानी जाती थी। ऋग वैदिक काल में राजा की राजकाज में सहायता करते थे कौन, पुरोहित लोग सहायता करते थे। अगला है महिलाओं के उचित स्थान दिया गया था, तो ये दिया गया था ऋग वैदिक समाज में। अगला पॉइंट कह रहा है कि जो है ऋग वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था आधारित थी, ये आधारित थी कृषि एवं पशुपालन पे आधारित थी। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि ऋग वैदिक काल में व्यापार होता था, तो वस्त्र विनिमय प्रणाली के द्वारा व्यापार होता था। वस्त्र विनिमय प्रणाली वो प्रणाली जिसमें एक वस्त्र देकर दूसरी वस्त्र देना, यानी प्रत्यक्ष अदला बदली। और अगला पॉइंट कह रहा है कि उत्तर वैदिक काल की मुख्य विशेषता क्या थी, तो उत्तर वैदिक काल की मुख्य विशेषता लोहे का प्रयोग हुआ चित्रित धूसर भांड थे। अगला है जो है ऋग वैदिक काल में मुख्य देवता इंद्र थे। नेक्स्ट है उत्तर वैदिक काल में सर्वोच्च देवता का जो स्थान प्राप्त हुआ था वो था प्रजापति को। नेक्स्ट है वह महापाषाणिक स्थल जहां से व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके व शंख प्राप्त हुए हैं, तो वो है ब्रह्मगिरी। आगे हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि इनाम गांव जो कि महापाषाणिक पुरा स्थल है में मृतक को दफनाते समय उनका जो सिर होता था वो उत्तर दिशा की ओर होता था। अंतर वैदिक काल में समाज आधारित था, ये धर्म कांडों पर आधारित था। नेक्स्ट है उत्तर वैदिक काल में राजा का जो पद होता था वो वंशानुगत होता था। और अगला है उत्तर वैदिक काल में जो रचना हुई थी, उत्तर वैदिक काल में जो रचनाएं हुई उसमें है ब्राह्मण ग्रंथों की रचनाएं की गई। नेक्स्ट है वैदिक काल में लिया जाने वाला कर जो उपज का होता था, वैदिक काल में लिया जाने वाला जो कर होता था वो कुल उपज का 1/6 हिस्सा होता था, यानी 1/6 भाग जो है कर के रूप में देना पड़ता था। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि उत्तर वैदिक की अगर बात करें, उत्तर वैदिक काल में वह नई फसल जिसका उत्पादन बड़े पैमाने पर शुरू हो गया था वो थी व्रीहि। और नेक्स्ट है कि ब्राह्मण ग्रंथों में श्रेष्ठों का वर्णन मिलता है जो कि श्रेणी का होता, अर्थात ब्राह्मण ग्रंथों में श्रेणी का वर्णन मिलता है जो कि श्रेणी का जो है श्रेणी का होता है, यानी ब्री चावल जो कि श्रेणी का होता है, चावल श्रेणी का होता है, ये है प्रधान व्यापारी। तो ये रहा, कुछ पॉइंट और हैं उन्हें भी देख लेते हैं कि महापाषाण काल में कब्रों में गोलाकार लगाए गए पत्थर जो होते थे वह चिन्हों का काम करते थे। नेक्स्ट है एक संगीतमय वेद जो माना गया है वो दोस्तों सामवेद माना गया है। ऋग्वेद में गंगा और यमुना नदी का जो नाम आया है वह गंगा का 1 बार और यमुना का 3 बार जो है ऋग्वेद में इसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं और कह रहा है कि सत्यमेव जयते लिया गया है, ये तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। अगला है 3 देवताओं जो ऋग्वेद काल में विशेषकर प्रमुख थे, तो वो थे एक अग्नि, एक इंद्र थे और एक तीसरा सोम थे। संयुक्त राज्य को किस भाषा परिवार का हिस्सा माना जाता है, तो संयुक्त राज्य को यानी क्या कह रहा है संस्कृत को किस भाषा परिवार का हिस्सा माना जाता है। दोस्तों संस्कृत को भारत यूरोपीय जो है भाषा का जो है हिस्सा माना जाता है और भारत यूरोपीय को भारोपीय के नाम से भी जाना जाता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि भारतीय आर्य समूह की भाषा को सबसे पहले अधिक लोग बोलते थे, तो ये कहाँ बोलते थे, भारत में। महाभारत के जो लेखक थे, कई बार उसको क्वेश्चन बना हुआ है कि महाभारत के जो लेखक हैं वह कौन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
तो महाभारत के जो लेखक हैं वो वेद व्यास जी। अगला है यह वेद जो आंशिक रूप से वह वेद जो आंशिक रूप से गद्य में है उसे यजुर्वेद के नाम से जानते हैं। संरचना और व्यवहार की दृष्टि से वह प्रणाली जिसमें पुरुष स्त्री पर अपनी प्रधानता दिखाता है, उसे उत्पीड़ित और शोषित करता है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पितृसत्तात्मक, यानी पिता की जो है मेन सत्ता होती है। अगला कह रहा है कि महाभारत का एक भाग है, तो गीता दोस्तों महाभारत का एक भाग है। तो ये रहा दोस्तों, थोड़ा सा वीडियो बड़ा जरूर हो गया होगा, लेकिन हमने लगभग में सारे वैदिक काल से जितने भी पॉइंट बनने वाले थे सारे पॉइंटों को कवर किया गया है ताकि कुछ भी छूटे ना। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।